बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने एफआईआर के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स दी थी कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर किस कानून के तहत किस सेक्शंस के तहत कटती है, एफआईआर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, एफआईआर का पूरा मुकम्मल मतन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एफआईआर कौन काट सकता है, एफआईआर कौन कौन कटवा सकता है, क्या एक ही जुर्म की एक से ज़्यादा एफआईआर हो सकती है या नहीं, ये सारी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर दी थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये समझते हैं कि अगर हम एफआईआर कटवाने के लिए गए पुलिस के पास, क्योंकि पहली जिम्मेदारी ये पुलिस की बनती है सेक्शन 154 के अंदर, सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंदर, कि वो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि जहां पर कोई बंदा अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से कोई भी दरख्वास्त लेके कोई भी कंप्लेंट लेके आता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अब उस कंप्लेंट को रिकॉर्ड करे। लेकिन अगर किसी भी वजूहात की वजह से कोई भी वजह बता के कोई भी एक्सक्यूज देके अगर पुलिस हमारी एफआईआर नहीं काटती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखें, अब हमें ये करना है, हमारे पास सबसे पहला जो कानूनी रास्ता है वो ये है कि हम बगैर वक्त ज़ाय किए हम पुलिस के उसी पुलिस इदारे की हायर अथॉरिटी के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर दें रिटन के अंदर। उस रिटन कंप्लेंट के अंदर अपना सारा जो भी कंटेंट है, जो भी अपना मटेरियल है, सारा लिख के दें उसको कि हमारे साथ क्या-क्या वाक़या पेश आया है और इस वाक़ये के ऊपर जो है वो हम एसएचओ साहब के पास गए, लेकिन उन्होंने हमारी जो है ना एफआईआर काटने से इनकार कर दिया। अब बराए मेहरबानी एसएचओ साहब को डायरेक्शंस दी जाए कि वो एफआईआर काटें हमारी। तो हायर अथॉरिटीज़ में एसएसपी साहब भी हो सकते हैं, एसपी साहब भी हो सकते हैं, डीआईजी साहब भी हो सकते हैं, आईजी साहब भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सबको देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक को दरख्वास्त रिटन में दे दें और उसके बाद आप उसके ऊपर 7 दिन तक कम से कम इंतज़ार करें। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक आप उसका वेट करें। ये असल में जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका एक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के तहत ये तरीका तयन किया है या मुकर्रर किया है। और वैसे जब हमने एसएसपी को या किसी भी हायर अथॉरिटी को दरख्वास्त दे दी और कुछ जितना वक्त हमने मुकर्ररा वक्त था वो इंतज़ार किया, लेकिन पुलिस ने उसके हायर अथॉरिटी ने भी अगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, अगर ले लिया तो आपका मसला हल हो गया और मसला एंड हो गया। इन केस अगर उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, अब आपके पास क्या रास्ता है? अब आप मज़ीद क्या रास्ते इख्तियार कर सकते हैं? आपके पास कानूनी तरीका क्या है? तो देखें, अब हमारे पास जो है वो है सेशन जज साहब के पास हम दरख्वास्त लेके जाएँगे, लेकिन हमें ये समझना है कि किस कानून के तहत और कौन से सेक्शन के तहत हम ये दरख्वास्त फ़ाइल करेंगे और किस हैसियत के अंदर हम सेशन जज साहब को ये दरख्वास्त देंगे। ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सीआरपीसी के सेक्शन 22 ए बी के अंदर। एक्चुअली ये सेक्शंस हैं जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से कि जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है और जस्टिस ऑफ पीस के फंक्शंस और पावर्स क्या-क्या हैं। पहले हम छोटे सा हल्का सा इसको ये समझ लेते हैं आसान लफ्ज़ों में। जस्टिस ऑफ पीस एक ऐसा जो है ना वो पोज़ीशन है, ऐसी डेज़िग्नेशन है जिसका ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने जो उसको हुदूद दी गई होती हैं, उस हुदूद के अंदर अमन व अमान कायम करवा के रखे, किसी भी हवाले से। तो प्रैक्टिकली हमारे पास यहाँ पर जो है जस्टिस ऑफ पीस के जो इख्तियारात हैं, वो दिए गए हैं सेशन जज साहब को। जो उस डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट के सेशन जज साहब होते हैं, वो ही जस्टिस ऑफ पीस होते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम उसके मज़ीद फंक्शंस और पावर्स के अंदर जाने उससे उसके अंदर हम नहीं जाते, हम डायरेक्ट अपनी रेमेडी को समझते हैं। देखिए 22A63 22A का सबसेक्शन 6 और उसके अंदर जो उसका सब क्लॉज़ 3 है, वो डायरेक्ट ये है कि उसके अंदर उसने 3 चीज़ें बताई है कि जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स बताएँ। उसमें पहला ये है कि जब अगर कोई बंदा जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर कोई दरख्वास्त लेके आया तो वो 3 डायरेक्शंस दे सकता है। इसके अंदर 3 पावर्स हैं। एक ये कि वो किसी अगर कंप्लेंट कोई पुलिस फाइल नहीं कर रही है तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए डायरेक्शंस दे सकता है पुलिस को। दूसरा ये कि अगर वो पुलिस किसी की इन्वेस्टिगेशन तहकीकात जो होती है किसी भी जुर्म की, वो सही तरीके से नहीं कर रही है, तो फिर उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील करवाना है या एक थाने से दूसरे थाने इन्वेस्टिगेशन को तब हमने जो है वो ट्रांसफ़र करवानी है, तो वो भी जस्टिस ऑफ पीस उसके भी इख्तियारात रखता है, उसकी भी डायरेक्शंस दे सकता है। तीसरा ये कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिशियल जो भी है, वो अपने जो पावर्स हैं, उनको गलत इस्तेमाल करता है या एक्सेसिव ज़्यादा उसको जो है ना ओवर इस्तेमाल करता है, तो फिर उस सूरत में भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर, वो उसको डायरेक्शंस दे के उसके ऊपर एक्शन ले सकता है।
तो बहरहाल इन तीनों में हमारी जो मसला है वो है पहले नंबर पर, वो है कि कंप्लेंट फाइल करवानी है। हम गए थे पुलिस के पास, उसके बाद एसएसपी साहब के पास, उन दोनों ने हमारी दाद रसी नहीं सुनी और हमारी जो है एफआईआर नहीं काटी। अब हम आ जाएंगे किसके पास, सेक्शन 22A(6)(3) के तहत सेशन जज साहब के पास एज ए जस्टिस ऑफ पीस कि वो उसके पास हम एक रिटन कंप्लेंट फाइल करेंगे और उस रिटन कंप्लेंट के अंदर हम पूरा माजरा लिखेंगे कि भाई हम यहाँ गए और हमारे साथ ये चीज़ पेश आई और ये जो है एक जुर्म होता है और इस जुर्म की एफआईआर नहीं काटी जा रही है, तो इसलिए बराए मेहरबानी एसएचओ साहब को डायरेक्शन दी जाए कि वो हमारी एफआईआर एज पर हमारे वर्बटम उसको काटे और हमारा मसला हल करे, उसके ऊपर एक्शन ले। अब अगर सेशन जज साहब आपके सारी कंप्लेंट के ऊपर आपको सुनेंगे या अगर आप वकील के ज़रिए जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वकील के ज़रिए जाएँगे, आपके वकील साहब को सुनेंगे और उसके बाद अगर वो उसके ऊपर मुतमईन हो जाते हैं, तो फिर वो पुलिस को नोटिस जारी कर देगा और पुलिस को बुलवाएगा, तो आपको भी सुनेगा, पुलिस को भी सुनेगा। उसके बाद अगर को एसएचओ साहब इस बात के ऊपर वाक़ई मुतमईन हो जाते हैं कि वाक़ई आपके साथ कोई कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस या कोई जुर्म पेश आया है, तो वो डायरेक्शंस दे देगा पुलिस को कि आपकी एफआईआर काटी जाए। ये आपके पास हल हो गया, एक और हल मिल गया। अब आपके पास ये है कि आप गए वो ऑर्डर लेके सेशन जज साहब का जस्टिस ऑफिस का जो ऑर्डर लेके आप पुलिस के पास गए। अब अगर पुलिस आपकी बात मानती है और एफआईआर काट देती है तो फिर आपका मसला हल हो गया। लेकिन इन केस फिर भी पुलिस नहीं मान रही है, उसके ऊपर आपको डिले कर रही है या आपको टरका रही है किसी भी तरीके से, तो फिर आपके पास क्या है, आप दोबारा वापस सेशन कोर्ट इसी जज साहब के पास जाएँगे और उसको बोलेंगे आपके हुक्म की तामील नहीं की जा रही है, कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। कंटेम्प्ट के ऊपर एसएचओ सेशन जज साहब उसको फिर बाउंड करेंगे। लेकिन अगर इन केस आपने कंटेम्प्ट भी फाइल की, उसके बाद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा है, तो फिर आपके पास ये हल है कि आप या तो डायरेक्ट कंप्लेंट जाके फाइल करें सेक्शन 200 के अंदर, सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास अपना सारा माजरा लेकर जाएं और मजिस्ट्रेट साहब आपकी उस कंप्लेंट के ऊपर, आप कंप्लेंट के अंदर सारा एक तो जितने भी आपने पीछे जो भी कार्रवाई करते आए हैं वो सारी आप बताएंगे उसको, जो आपके पास वाकया पेश आया वो बताएंगे। अगर उस हवाले से आपके पास कोई भी एविडेंस है वो भी आप उस दरख्वास्त के साथ लगाएंगे और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब अगर उस बात पे मुतमईन हो जाते हैं, आपको जो फरियादी होगा उसको ऑन ओथ यानी कि कसमनामे के ऊपर उसकी स्टेटमेंट लेगा, उसको एग्जामाइन करेगा पूरा। उसके बाद अगर मुतमईन होता है तो फिर वो पुलिस को डायरेक्शंस देगा, पुलिस को बिल्कुल डायरेक्शंस नहीं, पुलिस को ये बोलेगा कि इसकी तहकीकात करें इस मामले की और उसके बाद पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद अगर मुतमईन होता है तो फिर उसके ऊपर वो एक्शन लेके आपका केस चलाना स्टार्ट कर देगा। एक तो ये तरीका है। अगर ये नहीं तो फिर आपके पास एक और फाइनल ये तरीका है कि आप रिट पिटीशन फाइल कर दें हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट जो कि एक सूबे की सबसे हायर कोर्ट होती है, आप उसके अंदर जाके 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर जाके रिट पिटीशन फाइल करें और रिट पिटीशन के थ्रू आप एसएचओ जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्शंस दिलवाएं हाई कोर्ट से कि वो आपकी एसएचओ को जो है ना वो डायरेक्ट करें आपकी एफआईआर काटने के लिए। उसके लिए आपको ज़ाहिर दरख्वास्त रिट पिटीशन फाइल करने के साथ-साथ आपको हाई कोर्ट को मुतमईन करना पड़ेगा। अब मुतमईन किस हवाले से करना है, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं इन सारे माजरे के अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ सैटिस्फाई करनी है या मुतमईन करनी है कोर्ट को या पुलिस को या एसपी साहब को या हाई कोर्ट को या मजिस्ट्रेट साहब को, वो ये करनी है कि देखें हमारे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। जो हमारे साथ वाकया पेश आया है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर फाल करता है, क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो है एफआईआर के हवाले से मैंने बताया था कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की करती है। अब अगर आपने ये समझना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो सुन सकते हैं। और इन शॉर्ट में यहाँ पर अगर आपको ये बताता चलो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हमेशा उस ऑफेंस को कहते हैं जो एक संगीन नोयत का जो जुर्म होता है, उन्हीं जराइम की जो है ना वो एफआईआर कर सकती है। अगर संगीन नोयत का नहीं है तो फिर आपकी एनसी कटेगी, उसकी एफआईआर नहीं कर सकती। तो आपको सबसे पहले ये चीज जो है ना ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है कि आपके साथ जो वाकया पेश आया है आप ये मुतमईन करेंगे ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर इस बात के ऊपर आप मुतमईन करते हैं तो फिर आपके पास कानूनी चारा गोइयां हैं और वो आप अपने रास्ते जितने मैंने अभी इस वक्त आपको बताएं ये तरतीब के साथ आप अपना सकते हैं। देखिए कभी भी आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते या डायरेक्ट आप सेशन जज साहब के पास नहीं जा सकते। पहले आपको हमेशा जो बेसिक्स आपके पास तरीका है पहले आपको वो अपनाना है। अगर उससे आपको रेमेडी नहीं मिली देन उससे ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं।
ऐसे डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, डायरेक्ट सेशन जज साहब के पास नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो वो आपको वापस भेज देंगे कि जहां पर आपकी पहले रेमेडी बनती है पहले आप वहां पर जाएं। तो इसलिए एक तरीकेकार है, इस तरीके को हमने जो है ना वो अपनाना है और जाके अपना हक हासिल करना है। अब मैं बिल्कुल आखिर में इसको कंक्लूड करता हूँ आसान ज़बान में। एफआईआर कटवाने पुलिस के पास गए, एसएचओ साहब के पास, एसएचओ साहब ने हमारा इनकार कर दिया, तो हम किसी भी पुलिस के हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। अगर पुलिस की हायर अथॉरिटी भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, फिर हम जस्टिस ऑफिस जो 22A63 की जो एप्लीकेशन है वो लगाएंगे सेशन जज साहब के पास। अगर सेशन जज साहब ने भी हमारा मामला नहीं सुना और उसका हल नहीं किया, तो फिर हम डायरेक्ट कंप्लेंट का ऑप्शन भी आपके पास है सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर, आप उसके अंदर जाके अपना मसला हल करवा सकते हैं। अगर वो भी आपका मसला हल नहीं हो रहा है तो फिर आखिरी आपके पास ये अख्तियार बचता है कि आप हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन के जरिए डायरेक्शंस लें और अपनी एफआईआर कटवाएं। तो ये सारा एक तरीकेकार है, कानूनी तरीकेकार, और कोशिश करें कि इसी का तरीके को अपनाएं और अपना इंसाफ हासिल करें। थैंक यू।